कैप्टन महेंद्र जी ने वर्षों तक अपनी सेवाएं देश को दी। राहुल यादव भाई साहब फिलहाल सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। हमारे देश के फौजी जब न्यू दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे और सरकार दम भरती रहेगी कि हम सैनिकों के लिए सेवा की उनकी सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, तो कैसे काम चलेगा। इनके नाम जो ज़मीन आज के दिन रिकॉर्ड में होनी चाहिए थी, अपनी ज़मीन अपने कागजा में करवाने खातर ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और कितनी जालिए, कितना साल पुराना केस है। हरियाणा बनते पहले की ज़मीन, इनका नाम आ जा कागजा में सुधरे डाल सरकार के रूल रेगुलेशन तय, उन एक्ट्स उन नियमा तय लोगों का नाम ज़मीन आ भी गई, लेकिन ये वंचित उस क्लोज तय भी रह गए हैं। मैं सबसे एक एक करके बात कराऊंगा। पहले ब्रीफ में सारी चीज़ जानेंगे भाई राहुल यादव जी से। राहुल यादव जी आपको बताएंगे कि भाई ये केस है क्या, ये ज़मीन कैसे इनके नाम नहीं आई, और इसी क्लोज में और भी किसान थे, उनके ग्रामीण थे, उनके नाम ये ज़मीन होगी। है पूरा केस ब्रीफ में राहुल जी आप कृपया बताएं। वैसे सबसे पहले आपके सारे व्यूवर्स को मेरी राम राम। ये जो मामला हम बता रहे हैं, मैं खुद एक फ़ौजी आदमी हूँ, और जैसे भाई साहब ने बताया ये दादा रिटायर्ड ऑनरेडी कैप्टन हैं आर्मी से, और हम लोग पिछले लगभग 28 साल से मैं नहीं तो मैं तो लगभग 2 साल से घूम रहा हूँ। पिछले ये बुज़ुर्ग आदमी जो हैं ये 28 साल से चक्कर काट रहे हैं एसडीएम ऑफिस झज्जर के। वैसा भी ये मामला शुरू होता है क्योंकि जैसे आपको पता है सबको कि पहले तो किसी छोटे किसान के नाम ज़मीन नहीं होती थी, सब बड़े ज़मींदार होते थे। तो सरकार ने कुछ कानून बनाए थे कि जिससे बड़े ज़मींदारों से ज़मीन जो है छोटे किसानों को दे दी जाए, मालिकाना हक दे दिया जाए। तो उसी प्रकार से हम सब छोटे किसानों को अपने पूरे जितने भी आज के दिन जो आदमी हैं उन सबको ज़मीन मिली हुई है। उसी प्रकार से हमने सब ने ज़मीन खरीदी थी। उसमें 2 प्रकार के क्लोज होते थे भाई, किसी ने तो डायरेक्ट जाके पैसा दे के रजिस्ट्री करा ली, और कुछ एक होता था कि भाई सेक्शन 18 के तहत जो 1953 में हमारा पंजाब हरियाणा इकट्ठा होता था, उसमें सेक्शन 18 होता था भाई कि जो मुजारे हैं, जो लंबे टाइम से जो काश्तकार है ना, 1953 होता था भाई साहब। पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट बोलते थे उसको, कि जो 6 साल से ज़्यादा से जो उसको बो रहे हैं ना, वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं कलेक्टर साहब को कि जी मैं इतनी ज़मीन ये बो रहा हूँ इसकी, और ये ज़मीन मुझे ख़रीदने के लिए दे दिया जाए। तो कलेक्टर साहब भी बोलते थे कि हाँ ठीक है भाई, ये 6 साल से बो रहा है तो आप इसको खरीद सकते हो, और पैसे बांध देते थे कि इतने रुपये आपको देने हैं। तो उसी प्रकार से मेरे परदादा ने ज़मीन खरीदी थी। ये आदेश अगर आपको कैमरे में दिख जाएगा तो ये 8 फरवरी 1960 का है। तो मेरे परदादा बोलते थे, उन्होंने अपने 8 फरवरी 1960 को ऐसे कलेक्टर से आदेश लिया था, और कलेक्टर साहब ने बोला कि हाँ भाई इस नवाब साहब की ज़मीन है, इतनी ज़मीन आप खरीद सकते हो, और किस्त बांध दी। सारी किस्त भर दी उन्होंने। किस्त भरने के बाद में 1967 में हमारे नाम इंतकाल भी चढ़ गया पूरा का पूरा, पूरी ज़मीन का जो उन्होंने बोला। अब इसी प्रकार से ये इंतकाल चढ़ गया और सब कुछ ठीक हो गया भाई, ज़मीन आ गई, नाम आ गई। अभी 1972 में हमारा हरियाणा अलग होगा, बुजुर्गों को क्या पता था भाई उसका अलग कानून बनेगा। इन्होंने 1997 में, आप देखना समय को, 1967 में चढ़ी हुई ज़मीन को 1997 में बिना किसी को बताए हुए हरियाणा सरकार के सरप्लस विभाग में डाल दिया। सरप्लस विभाग का मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को सरप्लस का मतलब लगता है कि इन फालतू ज़मीन होगी। ये फालतू ज़मीन तो थी नवाब के पास, ज़मींदार के पास, हम तो छोटे किसान थे जिनने खरीदी थी, ये डाल दी सरप्लस में। अब पिछले 28 साल से हम इसके चक्कर काट रहे हैं कि जी हमने तो ये कानून के तहत खरीदी थी, सेक्शन 18 के तहत खरीदी थी, कि हमारी बात को सुन लो। ये तो बिल्कुल कोई देखता ही नहीं इसको, तो किसी को बता दो सरप्लस तो दूर भाग जाते हैं। अब पिछले 2 साल से हम ऐसे ही चक्कर काट रहे हैं कि हर किसी के पास, एसडीएम से लेके डीसी साहब को हमने इतनी सारी चिट्ठियाँ लिख चुके हैं। ये सारी चिट्ठियाँ ये आप देखोगे, मैं दिखाऊँगा आपको। हमने रेवेन्यू मिनिस्टर को चंडीगढ़, विपुल गोयल जी को ये चिट्ठियाँ लिखी हैं, वहाँ से रिप्लाई आया कि जी इनका कुछ करो, कुछ देखो। यहाँ से रिप्लाई दे देते हैं जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। बाकी आप देख ही सकोगे 28 साल हो गए, तो जल्द से जल्द कार्रवाई क्या होती है। उसके बाद में हमने सीएम साहब को भी लिख चुके हैं। सीएम साहब को हम बुजुर्ग पढ़ते गिरते बेचारे 4 से 5 बार भी मिल चुके हैं। सीएम साहब मिलते हैं सबसे, कोई डाउट ही नहीं है इसमें तो। और वहाँ से ऐसे सीएम विंडो की तरह एप्लीकेशन आती है, इस पर यहाँ से डिपार्टमेंट का सेम वही है, मैं आपको दिखाऊँ तो, कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। सेम ऐसे ही सीएम विंडो में जैसे वहाँ सीएम साहब से हम एप्लीकेशन दे के आते हैं, तो ऐसे ग्रीवेंस की एक एप्लीकेशन आती है ऑनलाइन, तो ये लिख देते हैं जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। ये जल्द से जल्द कार्रवाई जो है हमारे लिए केवल एक तारीख बन चुकी है,
जैसे हमने सेक्शन 18 के तहत खरीदी थी, वैसे जो बाकी जो मेरे बुजुर्ग साथी हैं, इन्होंने किसी ने रजिस्ट्री करा रखी है, किसी ने किसी नए नियम के तहत खरीद रखी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये पूरे हरियाणा की थी। जैसे आपको पता है किसी के पास ज़मीन नहीं होती थी, सब ने ऐसे ही खरीदी थी। गवर्नमेंट ने 1976 में चिट्ठी जारी कर रखी है ये, और इसमें क्लियरली लिख रखा है कि भाई कौन कौन सी ज़मीन जो है सरप्लस में नहीं लेनी। और आपको ताज्जुब तो जब होगा जब इसी चिट्ठी की बदौलत मेरे पास रिकॉर्ड है बहुत सारी ज़मीन जिसमें इसी चिट्ठी का लिख रखा है जो सरप्लस में थी और वो वागुजार कर दी गई। जबकि मैं तो किसी का नाम नहीं लूँगा कि किसकी थी किसकी नहीं थी, जिसका भला हो गया उसका बढ़िया। लेकिन यही चिट्ठी हम लेके घूम रहे हैं, पिछले 2 साल से लगातार घूम रहे हैं। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में गए, हर जगह मंत्री जी को बोला, लेकिन इसको कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। मैं आपको, अगर आपको बड़ा वो अफसोस होगा कि पिछले 2 साल से घूमने के बाद किसी अफसर के पास इतना भी समय नहीं है कि इस 3 पेज को वो बैठ के मेरे सामने पढ़ ले। मैं आपको ये फ्रेंकली बता रहा हूँ कि आज तक किसी अफसर ने ये 3 पेज ऐसे बैठ के पढ़े भी नहीं है कि भाई क्या लेके घूम रहे हो तुम, भाई जल्द से जल्द कार्रवाई। क्या आप 5 मिनट का समय नहीं दे सकते तो कार्रवाई कहाँ से होगी। भाई मेरा आपके व्यूवर से यही हाथ जोड़ की विनती है कि भाई साहब ये सारे रिकॉर्ड्स हैं, ये ज़मीन खरीदी हुई है और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक है। अब मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई हमारी कोई कमी है या हमारे पास कोई भाई ऐसी कमी हो जो मुझे नहीं पता हो या इनको नहीं पता हो, जो हमें काम करना छोड़ गए हों, मेरे परदादा छोड़ गए हों, जिसके कारण से मुझे ये घूमना पड़ रहा है, इतना परेशान होना पड़ रहा है। कोई भी इस चीज़ का जवाब दे दे। अगर प्रशासन के पास भी पहुँच रही है अगर ये वीडियो, तो प्रशासन भी ये बता दे कि भाई इस कारण से हम आपका काम नहीं कर सकते या आपका मालिकाना हक नहीं दे सकते। और भाई साहब मालिकाना हक ना मिलने का सबसे बड़ा दुख पता है क्या है? आज आपका मौसम ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, ज़मीन हमारे पास ही है, बोते हम ही हैं, ना तो हम उसका मुआवजा ले सकते हैं, ना हम उसको मेरा फसल मेरा ब्यौरा में डाल सकते हैं, ना मैं उस पर खाद खरीद सकता हूँ। देखो हम फौजी आदमी हैं, 1-1 किला 1.5 किला बाटा हमारे, और उसके लिए भी हमें धक्के खाने पड़ रहे हैं सिस्टम के, एक से छोटे आदमी से लेके बड़े आदमी तक। तो प्लीज़ जिसके पास भी ये वीडियो पहुंच रही है, जो भी इसको देख रहा है, वो इस पर ज़रूर ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई हमारी गलती क्या है। तो प्लीज़ ये ज़रूर बताना कि भाई गलती क्या है हमारी। तो राहुल यादव जी ने सन 6 में सारी बात आपको बता दी कि कितने दिन से ये घूम रहे हैं, और कैप्टन महेंद्र सिंह जी भी और ये पूरी की पूरी और हमारे बुजुर्ग हैं, ये भी काफ़ी दिन से लगातार घूम रहे हैं। मांगेराम जी हैं, राम निवास जी हैं, कितने एक चक्कर काट लिए जी आपने झज्जर की, और कितना टाइम लाग लिया इसमें? ये जी 28 साल होगी जी, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी, और हर सबूत ले दिया जी हमने, फिर भी कोई कार्रवाई सुनाई नहीं हो रही। तो इसी परिस्थिति में और लोग हैं उनका नाम चढ़ी है। हाँ जी, 2010 का रहा जी फैसला है। तो आप तो कह रही मुख्यमंत्री तो सबके ऊपर आदमी हो, उस दौरान जी कई चक्कर काट लिया, बस वो ये गए हैं आगे जी जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाएगी, और वह जल्द से जल्द कार्रवाई हो नहीं रही, टेम नहीं आ रहा। हाँ टेम नहीं आ रहा है। तो इन बुजुर्ग की सुनाई करी जाए। मांगेराम जी, आपने इस केस में कब तक जुड़े रहे हो? इसके समय सर जी मेरे फादर जा चुके हैं ये केस लड़ते लड़ते, अब हम लड़ रहे हैं जी इस केस को, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, और जी बस ये तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। और हमारी ज़मीन है वो ना तो हम मुआवजा ले सकते, ना हम उसको ऑनलाइन कर सकते कुछ भी। तो ये है जी, आपकी जवाबदेही भी बन गई, अगली पीढ़ी को कम से कम सुलझा की तो ध्यान हो। हाँ जी, हाँ जी। अगली पीढ़ी को कुछ अच्छा, इसमें ये इतना पुराना मामला हो गया कि हमारे लोगों का ना तो इस ज़मीन का कोई बंटवारा हो सकता है, ये आएगी तो हमारी अगली पीढ़ी को, अगर ये नहीं होता है ना तो अभी अब जैसे हमें तो पता है, लेकिन ये बुजुर्ग चले जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि मामला क्या था। ये मतलब कागज़ जो है ऐसे दब चुके हैं और फिर भी कोई इसकी वो नहीं है। और ये मैं आपको दिखाऊं, जैसे आजकल एक परिवेदना समिति की मीटिंग होती है जिसमें मंत्री जी आते हैं भाई कि कोई समाधान नहीं हो पारा डिस्ट्रिक्ट से, तो वो हम भाई मंत्री जी करेंगे। हमने ये इतनी सारी एप्लीकेशन लिख चुके हैं डीसी साहब को, परिवेदना समिति के मेंबर को, कि भाई हमारे इस बात को परिवेदना समिति के एजेंडा में डाल दो। मैंने यहाँ तक बोला कि जी कुछ मत करो, आप एक बार महीने में डिस्कस तो कर लो कि इस मामले का हुआ क्या। वो तक नहीं चाहते कि हम एक बार इस मामले को डिस्कस कर लें कि भाई उसका हुआ क्या, तो समाधान कहाँ से होगा जब आप बात ही नहीं करना चाहते, किसी बात के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। चर्चा तो छोड़ो, हम छोटे आदमी हैं भाई, बस इतना पूछ लो कि महीने में एक बार भाई वो सरप्लस का मामला था, उसका हुआ क्या, चल क्या रहा उसका, इतने में भी काम हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी रामायण नहीं है
केवल ये 3 पेज की चिट्ठी है, 5 और 7-8 पेज का वो एक्ट है 1972 का जो हमारे हरियाणा का बना हुआ है। ये 10 पेज भी अगर बैठ के पढ़ लेंगे ना कोई अफसर, तो भी भाई काम हो जाएगा। ये है भाई साहब बस। तो पूरा का पूरा बात आप समझ भी गए होगे भाई। जो ज़मीन थी बड़े बड़े साहूकारा का, जमींदारा का, नवाबा का ज़मीन जो है करती, उसका बटारा कहा गया था भाई, किसी का नाम उससे टेम्पा होगी, फिर किसी का भाई एडमिनिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन लगा के करवाई गई थी बाद में। आप मेजर साहब, कैप्टन साहब, इस केस से कब जुड़े और कितने तारीख भुगत सके, कितनी फटीग अब तक आपकी होगी? ऐसा है जी, मैं भारत सरकार में सेना में सर्विस किया 34 साल। हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही संघर्ष करके, हरियाणा पंजाब अलग हुआ उससे पहले की ज़मीन खरीदी हुई है, पूरी रजिस्ट्री है हमारे पास, पूरे इंतकाल हैं, और 1997 तक सारी ज़मीन हमारे नाम बोलती थी, हमारे बुज़ुर्गों के नाम बोलती थी। हमारी 2 पीढ़ी गुजर चुकी हैं ये केस लड़ते लड़ते। 1997 अक्टूबर 1997 में ये सरप्लस घोषित की गई, उसके बाद से हम केस लड़ रहे हैं, इस पर चल रहे हैं। 2 पीढ़ी गुजर चुकी है, हम भी चल रहे हैं। 3 बार हम 4 बार मुख्यमंत्री साहब ने भी मिले, जाकर आश्वासन दिया हमारे को, भाई इनका यदि कोई भी मामला सुलझ सकता है तो FCR से रिपोर्ट मंगा के क्लियर कर दो। बोला ठीक है जी, ओके, जाके DC साहब से मिलो। मोदी DC साहब सिर्फ तारीख लगवा देते हैं, सुनवाई नहीं होती। वहीं गए, बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, आप DC साहब से मिलो। DC साहब से आके मिले, उन्होंने बोला भाई ठीक है SDM साहब से मिलो। SDM साहब बोला कि आपको तारीख पर सुनूंगा, मैं बीच में नहीं सुनूंगा। उसके बाद प्रिवेदना समिति में हम कृषि मंत्री साहब से मिले। कृषि मंत्री साहब को बताया भाई आपकी गाड़ी लाइन पे चढ़ गई ना, मोदी चढ़ी कहाँ, गाड़ी तो उधर की उधर ही है। 1 साल के बाद फिर 3-4 बार हम जा के मिले, बोला आपका कोर्ट में केस है, SDM कोर्ट में, कोर्ट ही फैसला करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। मोदी कोर्ट में फैसला कर तो नहीं रहे, तारीख हमारे जैसे फैसला देना दो तो सही, हम आगे तो जा सकें। न हम उसमें अपनी फसल को बिक्री कर सकते, न हम कोई मुआवजा ले सकते, न हम तकसीम करा सकते। इसलिए मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह से ये कागज़ देख के जो भी फैसला कानून बनाया है हरियाणा सरकार का, उसके अनुसार हमारा फैसला तो दें कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही भाई। कितने दिन से मेजर साहब 34 साल नौकरी कराए फौज में, और अब देखो सिविल रिटायर लाइफ, इसलिए देखो सारी की सारी फैसिलिटी भी फौज ने दे है। रिटायरमेंट के बाद आराम से रहे, पूरी की पूरी जवानी देश को दिया है, देश के लिए न्यौछावर कर दिया पूरा का पूरा। जो समय था वो अब इनको दर दर की ठोकरें खारी पड़ रही हैं, तो देखो हमें भी बुरा लगता है, आम सिविलियंस को भी ये लगता है कि हमारे देखिए सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। ये नहीं कि ये अपनी बात उच्च अधिकारियों के पास नहीं रखी हो, हर जगह जाए, मुख्यमंत्री तक जाए, वापस DC के पास भेज देना, DC SDM के पास भेज देना, और परिवेदना में ये कह देना कि बस थारे तो गाड़ी चल रही है। लेकिन ये गाड़ी चल है ना रही, गाड़ी चल रहा है तो सारा काम हो जाए। भाई कौरपाल जी है, आप कब इस केस थे जुड़े जो कितने एक दिन तय लाग रहे हो? हमने जी ये केस 1999 में डाला था। एक बार तो हमारी बल्कि मेन फाइल रजिस्ट्री ये सब SDM ऑफिस ने गुम कर दी हैं। दोबारा हमने कटवा के फिर लगाई हैं। उसके बाद में हम लगातार इस केस में लग रहे हैं। CM साहब से मिले, जिसका एप्लीकेशन का मेरी का 25-17 नंबर है। SDM ऑफिस से हर महीने जवाब आता है आपकी एप्लीकेशन मंजूर हो गई है, जल्दी जैसी कार्रवाई होगी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। ऐसे ही कभी तहसीलदार नहीं आता, कभी SDM नहीं आता, कभी रीडर नहीं आता। तारीख पर मायूस होकर हमें वापस जाना पड़ता है। अतः यही है कि भाई प्रशासन हमारी कुछ समाधान, हमने ये भी कह लिया है SDM साहब से, अगर हमारा राइट नहीं बनता है तो हमें हरा दिया जाए। फैसला तो दो कम, आपको अब फैसला देना चाहिए। तो भाई पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, पक्ष में ना हो, फैसला कम से कम दे देना चाहिए, ताकि आगां जा भाई हाई कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट में जाए, अपने रेडर सर्कल वाले। और ये मसला मेरे ख्याल था एक बार SDM साहब सुलटा दे ना, किस्सा बड़े सुलटा दे, आगे कोर्ट में जाया पाछा तो भाई रेफरेंस देख के उतावड़ा ही सुलटा दे कोर्ट में दीप ना, तो कदे का भाई इनका समस्या समाधान भी बोले राहुल यादव जी कुछ कर दे। अरे भाई साहब, और सबसे बड़ी बात मैं भाई साहब आप सबको बताऊं कि ये सरप्लस जो नाम है ना, सुनने से लगता है कि भाई इसमें ज़मीन एक्स्ट्रा होगी। सही में बताऊं तो सरप्लस जो विभाग है ना हरियाणा गवर्नमेंट का, वो किस लिए बनाया गया है? वो इसलिए बनाया गया है कि उसमें जो बड़े ज़मींदारों के पास ज़मीन जो एक्स्ट्रा है ना, उसका एक पूल बना के, और वो जो लैंडलेस जो फार्मर्स हैं, मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं है,
उनको ज़मीन बांटी जाए। इसका मतलब कभी ये था ही नहीं कि इस विभाग को बना के उसमें ज़मीन डाल दी जाए किसानों की। उसके लिए इतने सारे कानून बने हैं कि उस ज़मीन को बांटा जाए, और हम तो खुद मतलब कानूनी हकदार हैं उसके, और तब उसका फैसला नहीं दिया जा रहा। उसका कभी ये अर्थ था ही नहीं कि उसके अंदर ज़मीन रखी जाए। हरियाणा सरकार का नाम अपने नाम ज़मीन करने का कोई मतलब नहीं है सरप्लस का। सरप्लस का मतलब है कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन बांट दी जाए ज़्यादा लोगों से लेके। लेकिन हमारा तो कानूनी हक बनता है उसके ऊपर कि भाई वो ज़मीन हमारी ही है, हम कोई बड़े लैंड ओनर नहीं है, हमने तो खरीदी हुई ज़मीन है। और सबसे बड़ी बात ये देखो आप कि ये इतने बुजुर्ग आदमी हैं, ये 28 साल से चक्कर काट रहे हैं एसडीएम ऑफिस के। कोई इनको ढंग से ये तक नहीं बताता कि भाई आज सुनवाई क्यों नहीं हुई। 2025 का भारत है ये, हम आज भी 1967 में जी रहे हैं, 1960 में जी रहे हैं, कि इनको कुछ पता ही नहीं होता कि भाई आज तारीख क्यों नहीं लगी, क्यों सुनवाई नहीं हुई, हमारा डिसीजन क्यों नहीं आया। इसका कोई रीज़न बताता नहीं है। अब कोई भी मुझे ये बता दे, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ये बता दे, कोई भी मुझे बंदा ये बता दे कि भाई ये कारण है, इसके कारण हम इसका ये मतलब फैसला नहीं कर सकते। हम जी उस दिन के बाद जाएंगे भी नहीं, लेकिन ये बता दे, कारण बता दे भाई ये कि ये कारण है, इसके कारण हम फैसला नहीं कर सकते। और इस हम 1945-46 से मेरे दादा बता रहे हैं, 1945-46 के जोता हैं हम। जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले के उस ज़मीन के ऊपर हम जोता हैं, मतलब जोता मतलब समझते हो काश्तकार हैं हम, और उसके पैसे दिए हैं हमने खरीदने के लिए, और फिर इतनी हार्डशिप करनी पड़ रही है। और आज डिजिटल इंडिया, एआई का ज़माना है यार, एक आप कुछ भी बोलो तुरंत एक एप्लीकेशन, एक ऑर्डर बन जाता है। और आज हमें अभी तारीख है 13 तारीख को तारीख थी, भले तारीख लग गई अगली, भाई रीज़न क्या है, अगली तारीख लग तो गई, कोई रीज़न तो बताना चाहिए कि इस रीज़न के कारण नहीं लग पाई, भाई नहीं सुनवाई नहीं हो पाई। बस ये है जब भाई साहब लगता है ऐसा है कि भाई हो सके सरकार की मनसा ये कि मैं घोटाली आ गई हो, अगर भाई सरप्लस है इसने रोड़ा रड़ा की अपने ले लो दहा इसने, क्योंकि आजकल ज़मीन का रेट काफ़ी हो रहा है, तो मनसा बदल भी जा भाई तो नायब सैनी और सरकार के मंत्री और भाई जितने भी नेतागण हो कृपया सुने कि ये क्लोज जो है ना सरप्लस वाला, वो उस क्लोज में इनकी ज़मीन नहीं आती, वास्तव में इनके तरफ बंटवारा जो करेगा तो उसका बाद वह आई थी, तो इसके वास्तव में हकदार हैं। तो इस समस्या का समाधान इसकी स्क्रूटनी करके सूत्री डाल लगाड़ा जाए, ताकि इन बेचारा देखो एक तो सर्विंग है, एक रिटायर्ड है, और क्या चाहिए हमारे देश के लिए जिनकी अगली से अगली पीढ़ी तैयार है। और जज्जर तो भाई शहीदों की नगरी कहा जाता है, और इसी नगरी में देखो किस तरीके से पूर्व फौजियों को, सेवरत फौजियों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। नायब सैनी जी से मैं तो दरख्वास्त करूँगा, सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि जल्द से जल्द भाई इनका नाम जो ज़मीन है कर दी जाए, एसडीएम साहब जल्द से जल्द फैसला दें, ताकि कि मैंने राह लकड़ा भाई ये ज़मीन अगर सरकार चाहती है कि नाम ले लें अड़फलिया उसने, तो इस डाल की कोशिश न करी जा, सम्मान करा जा, हम भी पूरा सम्मान करा है, पूरा फौजी पूरे देश में सम्मान करी जा है, तो जनता की भावनाओं का भी कदर करा जाए। मैं तो शब्द ये कहना है 1945-46 वो ज़मीन ने बोरे हैं और बाद में क्लोज कार्ड कह दिया कि ये सरप्लस है इनकी, ये नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द इनको इनके ज़मीन इनके नाम कर देनी चाहिए, एसडीएम साहब को डिसीजन दे देना चाहिए भाई किससे बढ़ने दो, ताकि ये कोर्ट का राह अख्तियार बाद में कर सकें। आप सब ने अपना बात रखी जी। कैप्टन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।